Good morning everyone and welcome to the class. We are doing the revision of the chapter Urban Livelihood and this is your last chapter in civics, chapter number 9, and we have discussed about the different types of people who work in urban areas. First of all, we have discussed about the street vendors and hawkers and the people who sell different types of things on the street, on the pavements. They make different types of temporary shops and they sell things. They are the self-employed people, and we have also discussed what problems they face in their work life. And besides, we have also discussed about the life of a rickshaw puller, what kind of situations of his life is, and a particular rickshaw puller, Bachchu Manjhi, we have discussed about him and the problems he is facing in his life, in his work life. And then we have discussed about the marketplace, the shops which are there in the marketplace. And in the marketplace, the shops are permanent, where the shopkeepers are either they are owners or they have they have got this place as renter, है ना. और एम्प्लॉयज़ भी होते हैं इसमें, एम्प्लॉयर्स भी होते हैं. एम्प्लॉयर होते हैं जो कि ओनर्स होते हैं, है ना. दे कीप सम स्टाफ इन ऑर्डर टू रन द शॉप और द वॉट एवर ऑर्गेनाइजेशन इज देयर. उसको रन करने के लिए कुछ स्टाफ की नीड होती है एंड उसके लिए वो बहुत सारे लोगों को जॉब में लगाते हैं जिनको हम एम्प्लॉय कहते हैं. And in this connection, we have discussed about a particular showroom which was run by Vandana and Harpreet, and during the discussion we have seen what are the various steps were taken by Vandana and Harpreet in order to increase the sell, in order to increase the profit, margin of profit for them. And we have also seen that they are doing really good, because now they have booked a car, they are going to purchase a flat, and they are also planning to purchase that building in which their जो उनका शोरूम है, जो कि 3 story शोरूम है, बहुत बड़ा शोरूम है. अब उसको भी वो अभी तो वो रेंट पे ले रखे हैं, बट नाउ दे वांट टू परचेज इट. तो इसमें हम क्या देख रहे हैं कि इफ़ वी कंपेयर द सिचुएशन ऑफ द पीपल हु आर वर्किंग ऑन द स्ट्रीट एंड द पीपल हु आर वर्किंग इन द मार्केट, और द पीपल हु आर हैविंग देयर शॉप और दे हैव टेकन द शॉप एज रेंट, उनकी कंडीशन में बहुत डिफरेंस है. डिफरेंस क्या है? सबसे इम्पॉर्टेंट कि सिक्योरिटी वाली जो डिफरेंस आती है. जिनको जो स्ट्रीट पे हॉकिंग कर रहे हैं उनको कभी भी हटाया जा सकता है. दैट इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रॉब्लम दे फेस. और कोई रेगुलरिटी नहीं है, आज यहाँ है तो कल कहीं और होंगे, है ना. उससे उनके कस्टमर्स को भी वो लूज़ करते हैं. और जो जब जिनकी परमानेंट शॉप होती है उनको इस तरह की सिक्योरिटी की प्रॉब्लम कभी भी नहीं आती है. दे आर वेरी मच फ्री इन दिस रिगार्ड, वेरी मच दे आर एश्योर्ड कि उनको यहाँ से हटाया नहीं जाएगा. इसके लिए वो क्या करते हैं, म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन से लाइसेंस लेते हैं, तब वो जो शॉप है उसको ओपन करते हैं. एंड वी हैव सीन कि कैसे वंदना और हरप्रीत अपने इसको चला रही हैं. और उसमें हमने ये भी देखा था कि वंदना एंड हरप्रीत जो है उन्होंने काफ़ी सारे लोगों को अपने यहाँ काम पे लगा रखा है जो कि उनके एम्प्लॉय कहलाते हैं, है ना. तो वी हैव डिस्कस्ड ऑल दीज थिंग्स, और हम यही कंक्लूज़न हमारा है कि इनकी कंडीशन बहुत अच्छी है, जो कि मार्केट एरिया में जिनका शॉप है. और अगर हॉकर्स और वेंडर्स को देखें तो वो उनकी कंडीशन बहुत ही पुअर कंडीशन है ना. और नेक्स्ट हम वी हैव स्टार्टेड आवर डिस्कशन. एक्चुअली दिस डिस्कशन वाज आल्सो ऑलमोस्ट कंप्लीट, जहाँ पर हमने देखा फैक्ट्री वर्कशॉप एरिया में जो लेबर होते हैं, कैजुअल लेबर्स होते हैं. दे आर कॉल्ड कैजुअल लेबर्स बिकॉज दे आर नॉट ऑन they are doing the job not on any regular or permanent basis. What happens ki whichever company is there, if there is demand, too much demand by the company को बहुत सारे अगर ऑर्डर मिल गए हैं
काम बढ़ गया है तो कंपनी एम्प्लॉयज़ रख लेती है, और जब ऑर्डर पूरा हो जाता है, काम ख़त्म हो जाता है, तो कई बार कंपनी क्या करती है, जो जिनको उन्होंने रखा है एम्प्लॉयज़ को, उनको वो हटाने लगती है, बिकॉज उसको अब उतने एम्प्लॉय की ज़रूरत नहीं है। तो क्यों, वाई द कंपनी विल स्पेंड मनी, अगर वो एम्प्लॉय को रखती है तो उन्हें सैलरी देनी होगी, क्यों वो रखेगी, तो वो क्या करती है कि अगर काम कम हो जाता है तो उनको वो जॉब से हटाना शुरू कर देती है। तो ये जो सिचुएशन है, ये कंपनी के हिसाब से अगर हम देखें, इफ़ वी सी इट फ्रॉम द व्यू पॉइंट ऑफ कंपनी, तो ये तो बहुत अच्छी बात है कि जब आपको काम है तो आपने लेबर रख लिया, जब काम नहीं है तो हटा दिया, तो आपकी तो प्रॉफिट हो रही है ना। इट्स अ काइंड ऑफ प्रॉफिट कि हमें तभी हम लेबर को रख रहे हैं जबकि काम है, अगर हमारा काम नहीं है तो हम लेबर को हटा दे रहे हैं, तो वो लेबर पे जो खर्च हो रहा है, जो सैलरी देना है, वो सब उनका बच जाता है। बट इफ़ वी सी इट फ्रॉम द व्यू पॉइंट ऑफ द लेबर, देयर कंडीशन बिकम्स हाईली डिप्लोरेबल, बहुत ख़राब कंडीशन हो जाती है, क्योंकि उनको साल में सपोज, जैसे हमने निर्मला मौसी को, निर्मला के बारे में हमने यहाँ पे डिस्कशन किया था कि निर्मला जो कि टेलर है, गारमेंट एक्सपोर्ट कंपनी में, गारमेंट एक्सपोर्ट फैक्ट्री में वो टेलर का काम करती है, तो उसकी जो कंपनी है वो फॉरेन कंट्रीज़ में कपड़े एक्सपोर्ट करती है, समर के कपड़े एक्सपोर्ट करती है। तो मैक्सिमम जून तक इनका काम होता है, जून तक इन्हें बहुत ज़्यादा मतलब ऑर्डर मिला होता है, जिस ऑर्डर को उनको कंप्लीट करके भेजना होता है ना। तो काम जो भी कपड़े का ऑर्डर मिला है उसकी सिलाई करवा के एवरीथिंग मतलब कंप्लीट करके उस कपड़े को फिर भेजना होता है, उन्हें एक्सपोर्ट करना होता है। तो जून तक तो उनको बहुत काम मिलता है, बहुत काम रहता है, तो वो लेबर्स को हायर करते हैं। बहुत सारे लेबर होते हैं जो दिन रात काम में लगे रहते हैं। हमने देखा कि निर्मला के बारे में ही हमने देखा था कि वो 11-11 घंटे काम करती हैं, उसके 13 घंटे काम कर रही हैं। देन संडे को भी छुट्टी नहीं मिल रही क्योंकि उसको बहुत सारा उस समय काम है। लेकिन अचानक क्या होगा, जैसे ही जून एंड होने लगेगा काम कम हो जाता है, और उसके बाद क्या होती है कि निर्मला को भी शायद अपने जॉब से निकाल दिया जाएगा क्योंकि अभी काम नहीं है। तो इनके साथ भी जो प्रॉब्लम हमने हॉकर्स के साथ देखा था कि उनकी सिक्योरिटी नहीं है, आज यहाँ है कल वहाँ है, कब कौन उनको हटा देगा उनकी जगह से वो नहीं जानते, दो दे आर सेल्फ एम्प्लॉयड पर्सन। इसमें अगर हम स्ट्रीट वर्कर्स के साथ, स्ट्रीट वेंडर्स और हॉकर्स के साथ अगर इन कैजुअल लेबर्स को हम कंपेयर करें तो सबसे जो इम्पॉर्टेंट डिफरेंस है वो क्या है कि जो स्ट्रीट पे काम करने वाले लोग हैं, जो हॉकर्स हैं, जो वेंडर्स हैं, दे आर सेल्फ एम्प्लॉयड पर्सन, है ना। बट पीपल हु आर वर्किंग इन इन द वर्कशॉप ऑफ दीज फैक्ट्रीज लाइक निर्मला, दे आर नॉट सेल्फ एम्प्लॉयड पीपल, दे आर द एम्प्लॉय ऑफ द कंपनी, है ना, वो कंपनी के एम्प्लॉय है। ये डिफरेंस है। लेकिन दोनों की प्रॉब्लम्स बहुत कुछ मिलती जुलती है, दोनों ही प्रॉब्लम में है। और इनकी जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम यही है कि रेगुलरिटी नहीं है। ये थोड़े समय ही इनको जॉब मिलता है, साल में 6 महीने 7 महीने जॉब मिलेगी, बाकी समय जो है वो उनके लिए बहुत ही मुश्किल पड़ता है। और दूसरी चीज़ ये भी है कि आखिर ऐसा क्यों करते हैं फैक्ट्री ओनर्स, जो कंपनी जो चला रहे हैं वो ऐसे क्यों करते हैं, क्यों हटा देते हैं। सपोज करो उन्होंने हटा दिया लेबर को, और फिर जब उनको बहुत ज़्यादा ऑर्डर मिला और उस समय उनको लेबर की नीड है, तो अगर उसको लेबर नहीं मिलेंगे तब क्या होगा, तब तो कंपनी को बहुत प्रॉब्लम आ जाएगी कि अब तो ऑर्डर इतने सारे मिले हुए हैं लेकिन लेबर मिल ही नहीं रहा है, तो अब क्या किया जाए। तो ऐसी सिचुएशन एक्चुअली नहीं आ पाती है। क्यों नहीं आ पाती है? देयर इज रीजन बिहाइंड इट। रीजन इज पॉपुलेशन। हमारे यहाँ बहुत ज़्यादा पॉपुलेशन है, पॉपुलेशन ज़्यादा है, और साथ ही साथ अनएम्प्लॉयमेंट की भी प्रॉब्लम है। अनएम्प्लॉयमेंट क्या होता है? Unemployment is that condition in which a person has the willingness to work, a person has the qualification to work, but still he is not getting any job, है ना। उसको काम करने की इच्छा है, उसके अंदर काबिलियत भी है, फिजिकली मेंटली किसी भी तरह से, मतलब जैसे जो लेबर का काम करना चाहते हैं दे आर फिजिकली फिट, जो ऑफिस में काम करना चाहते हैं उनके पास एजुकेशनल क्वालिफिकेशन भी है, बट स्टिल दे आर नॉट गेटिंग द जॉब। उनको जॉब मिल ही नहीं रही है क्योंकि कंट्री में जॉब उतने क्रिएट नहीं हो रहे हैं। तो इसी कंडीशन को हम अनएम्प्लॉयमेंट कहते हैं, ठीक है। तो हमारी कंट्री में क्या है ना, ये प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा है। हमारे यहाँ बहुत अनएम्प्लॉयड लोगों का नंबर बहुत ज़्यादा है। तो ये जो अनएम्प्लॉयड पॉपुलेशन हमारी है वो क्या होती है ना
कि उनका नंबर ज़्यादा होने के कारण उनके साथ और भी बुरा होता है। जैसे कि हमने देखा ना कि अगर अगर जैसे गारमेंट एक्सपोर्ट कंपनी जहाँ पर निर्मला काम कर रही है, अगर कंडीशन मान लो बहुत ख़राब वर्किंग कंडीशन में उन्हें काम करना पड़ रहा है, न तो ड्रिंकिंग वाटर, सेफ ड्रिंकिंग वाटर उन्हें मिलता है, न ही उन्हें टॉयलेट की फैसिलिटी सही से मिली हुई है, जहाँ पर वो काम करते हैं वहाँ पर किसी भी तरह का क्लीनलीनेस नहीं है, सनलाइट नहीं है, अगर वो इन चीज़ उनका वेजेस बहुत कम है, दैट इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग, वर्किंग आवर्स बहुत बड़े हैं, ज़्यादा हैं, इतनी सारी प्रॉब्लम्स के साथ वो काम कर रहे हैं, संडे को भी छुट्टी नहीं मिल रही है कभी कभी, तो और अगर वो कंप्लेन लेकर जाएंगे जो भी कंपनी के मैनेजर्स हैं उनके पास, अगर वो कंप्लेन लेकर जाएंगे कि ऐसे कंडीशन में हमें काम करना है, हमारी कंडीशन आप इम्प्रूव करिए, हमारे वेजेस बढ़ाइए, वर्किंग आवर्स कम करिए, हमारे लिए जो मिनिमम फैसिलिटीज़ है, वर्किंग कंडीशंस है वो सही करिए, तो जैसे ही वो ऐसा डिमांड करते हैं कि उनको हटाने की बात होती है। क्यों होती है? इसलिए होती है क्योंकि वो कहेंगे क्या कंपनी वाले कि आपको प्रॉब्लम है यहाँ पर काम करने से, तो आप काम छोड़ सकते हैं। अब क्या होगा कि वो बेचारा तो काम छोड़ नहीं सकता है, क्योंकि उसकी तो ये लाइवलीहुड है ना। अगर काम वो छोड़ देगा तो फिर वो कैसे उसकी लाइफ की जो नीड्स हैं वो कंप्लीट पूरी हो पाएंगी। ही विल नॉट बी एबल टू फुलफिल द बेसिक नीड्स ऑफ हिज लाइफ। अपनी फैमिली के भी नीड्स को वो पूरा कर रहा है, तो काम तो वो नहीं छोड़ पाएगा। लेकिन क्या हुआ कि जो उसका एम्प्लॉयर है, जो मैनेजिंग कंपनी है, उसने ऐसा क्यों कहा कि आप छोड़ सकते हैं काम? क्योंकि वो जानते हैं कि हमारे कंट्री में ये दो प्रॉब्लम्स, जिसको हमने बताया, पॉपुलेशन इतनी ज़्यादा है, अनएम्प्लॉयमेंट इतना ज़्यादा है कि उनको पता है कि उनको लेबर की कभी कमी होगी ही नहीं। अगर आज वो चाहेंगे, कितने भी चाहें, उनको लेबर मिल जाएंगे, बिकॉज हमारी कंट्री में लेबर्स बहुत ज़्यादा है ना। तो ये कारण होता है कि जो कैजुअल वर्कर्स जिनको हम कह रहे हैं, जिनको हम डेली वेज वर्कर्स कह रहे हैं, जिनका कोई भी फिक्स नहीं होता है, जैसे लेबर चौक पे ही हमने देखा ना, बहुत सारे लेबर्स खड़े रहते हैं कि कोई आएगा उनको हायर करके ले जाएगा, तो फिर उनके दिन भर की या 2 दिन 4 दिन 10 दिन, हो सकता है महीने भर का भी कुछ काम मिल जाए, लेकिन फिर वो बेकार हो जाएंगे, फिर वो उसी तरह से लेबर चौक पे आएंगे और काम ढूंढेंगे। तो ये प्रॉब्लम उनकी सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। ठीक है, अब इसके बाद हम क्या देखते हैं कि निर्मला मौसी का तो हमने देख लिया कि निर्मला जो है वो किस तरह से उनको क्या क्या प्रॉब्लम्स फेस करना पड़ रहा है। और इसके बाद अब हम क्या देखते हैं कि अब ये दोनों जो कज़न सिस्टर्स घूम रहे हैं, है ना, पूरे शहर में घूम रहे हैं, दे आर वॉन्डरिंग, और उसके साथ साथ बहुत सारी चीज़ें वो ऑब्जर्व कर रहे हैं, और उनके साथ साथ हम भी ये देख रहे हैं कि अर्बन एरियाज़ में किस किस तरह के काम होते हैं, कौन कौन सी इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ जो होते हैं वो वहाँ पर होती हैं। तो इसमें हम क्या देखते हैं कि जो कज़न जिसके घर पे वो आई हुई है, जो होस्ट है, उसकी जो आंटी है वो सुधा नाम की एक आंटी है। ठीक है, अब ये जो सुधा है ये क्या है, सी वर्क्स एज अ मार्केटिंग मैनेजर। कहाँ पर काम करती है? एक ऑफिस में काम करती है, और उस ऑफिस में वो क्या है, सी इज मार्केटिंग मैनेजर। अब ये मार्केटिंग मैनेजर का मतलब क्या होता है? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ मार्केटिंग मैनेजर? मार्केटिंग मैनेजर का मतलब ये होता है कि जो भी प्रोडक्ट है, जिस किसी भी प्रोडक्ट से उसकी कंपनी जुड़ी हुई है, उस प्रोडक्ट को मार्केटिंग करना मतलब उसका सेल करना, उसको ज़्यादा से ज़्यादा उसकी बिक्री को बढ़ाना। मार्केट का यही मतलब होता है कि कैसे हमारा प्रोडक्ट जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा लोग परचेज करें, ताकि हमारी कंपनी को फ़ायदा हो, ये मार्केटिंग होती है। एंड दिस सुधा जो कि आंटी हैं, सी इज़ मार्केटिंग मैनेजर। मार्केटिंग मैनेजर मतलब मार्केटिंग को मैनेज करना, कैसे मार्केट में हम अपने जो भी उनका प्रोडक्ट है, बिस्किट का ये कंपनी है इनका, सुधा का, जिस कंपनी में वो काम करती है वो बिस्किट प्रोड्यूस करने वाली कंपनी है, तो उनका यही है कि कैसे इसको हम इसके सेल को बढ़ाएं, है ना, कैसे हम ज़्यादा से ज़्यादा सेल करें अपने पर्टिकुलर जो हमारा बिस्किट प्रोड्यूस कर रहा है हमारी कंपनी की तरफ से, उसके सेल को कैसे बढ़ाएं ताकि हमारा प्रॉफिट बढ़े। ठीक है, तो अब सुधा जो है वो एक ऑफिस में काम करती हैं, और उनकी जो ऑफिस की जो बिल्डिंग है वहाँ पर वो दोनों बच्चे जो हैं वो पहुँच जाते हैं, क्योंकि सुधा ने कहा था कि 5:30 के पहले आना, क्योंकि 5:30 में उनकी छुट्टी होती है। तो ये दोनों जो थे उन्होंने क्या किया,
ऑटो रिक्शा लिया और ऑटो रिक्शा लेकर के वो जल्दी से पहुंच गए, क्योंकि अगर साइकिल रिक्शा लेते तो हो सकता है उनको देर हो जाती, क्योंकि साइकिल रिक्शा कैसे चलती है, मैन पावर से, और ऑटो रिक्शा कैसे चलती है, मशीन से। तो किसकी स्पीड ज़्यादा होगी, ऑटो रिक्शा की, है ना। ऑटो इसलिए हम उसको कहते हैं क्योंकि दैट इज मूव्ड बाय अ मशीन, इंजन, है ना। तो वो दोनों इसलिए ऑटो रिक्शा लेकर के सुधा के ऑफिस, आंटी के ऑफिस पहुंचते हैं, ठीक है। और जो उसकी ऑफिस का जो था वो चारों तरफ से उस पर बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स थी, है ना, और बहुत सारे हंड्रेड्स ऑफ पीपल वर कमिंग आउट ऑफ दैट बिल्डिंग, क्योंकि अब क्या है, ये छुट्टी का टाइम हो गया था, 5:30 हो गया था, तो जो भी ऑफिस में काम करने वाले लोग हैं वो बाहर निकल रहे हैं, है ना। कुछ जो है वो कार पार्किंग भी वहीं पर थी, उस बिल्डिंग के पास में बहुत बड़ा कार पार्किंग भी था। कुछ जो है वो कार पार्किंग की तरफ जा रहे हैं, क्योंकि अब वो कार से आए हैं, उन्होंने कार पार्क करके वहाँ छोड़ा, फिर वो ऑफिस में गए, अपने काम किया दिन भर उन्होंने, अब वो कार से फिर वो वापस घर जाना है उनको, ठीक है। इसी तरह से कुछ जो थे वो बसेस की तरफ जा रहे थे, तो कुछ कार की तरफ, कुछ बस की तरफ जा रहे थे लोग, और इसी में ये दोनों जो हैं वो निकल पड़ते हैं, चले जाते हैं अपनी सुधा आंटी से मिलने के लिए, ठीक है। अब सुधा आंटी जो है, सी इज मार्केटिंग मैनेजर इन अ बिस्किट मैन्युफैक्चरिंग कंपनी, ठीक है। बिस्किट मैन्युफैक्चर करने वाली कंपनी में वो मार्केटिंग मैनेजर है, ठीक है। और जो फैक्ट्री जो है जहाँ पर कि बिस्किट बनता है वो सिटी के बाहर है, वो इस सिटी में नहीं है, क्योंकि फैक्ट्री के लिए क्या चाहिए, बहुत ज़्यादा एरिया चाहिए, तब ना वहाँ पे फैक्ट्री बनेगा। तो फैक्ट्री बनाने के लिए शहर के अंदर फैक्ट्री होने से बहुत ज़्यादा, मतलब शहर के अंदर तो बहुत लैंड कॉस्टली होता है ना। तो इस तरह के जो फैक्ट्रीज होते हैं दे आर मोस्टली आउट ऑफ द सिटी के एकदम जो आउटर एरियाज होते हैं वहाँ पर ये बनाए जाते हैं। तो बिस्किट प्रोड्यूस कहाँ होता है, फैक्ट्री में, है ना। फैक्ट्री में बिस्किट बनेगी, और ये फैक्ट्री कहाँ पर है, ये फैक्ट्री शहर के बाहर है, लेकिन इसकी सेलिंग कहाँ पर होनी है, इसको बेचना कहाँ पर है, इसको बेचना है शहर के अंदर, है ना। तो अब ये शहर के अंदर इन्होंने अपनी ऑफिस खोल रखी है, ठीक है। शहर के अंदर इस जो बिस्किट मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है उसने अपनी ऑफिस खोल रखी है, और उस ऑफिस में सुधा जो है वो मार्केटिंग मैनेजर है, ठीक है। अब क्या सुधा का क्या काम है, हाउ डज सी मैनेज द मार्केटिंग ऑफ दिस पार्टिकुलर बिस्किट। वो क्या करती है, सी इज देयर टू सुपरवाइज द वर्क ऑफ द 50 सेल्स पर्सन, ठीक है। उसके सुपरविजन में कितने लोग हैं, 50 सेल्स पर्सन आते हैं, ठीक है। 50 सेल पर्सन जो हैं वो सुधा के सुपरविजन में काम करते हैं, सुधा उनको सुपरवाइज करती है कि वो अपना काम कर रहे हैं या नहीं। अब इन सेल्स पर्सन का क्या काम है, व्हाट इज द फंक्शन ऑफ दीज सेल्स पर्सन। दीज सेल्स पर्सन ट्रैवल टू डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द सिटी। वो जो पूरा शहर है ना, शहर के हर पार्ट में वो ट्रैवल करते हैं, घूमते हैं, और जो शहर के हर पार्ट में अलग अलग शॉप्स हैं कई सारे, है ना, उन सब शॉप्स में जाकर के वो ऑर्डर लेते हैं कि हमारी जो कंपनी की बिस्किट है उसके बारे में हमको बताएंगे, आपके बता दिया कि कैसी बिस्किट है, अच्छी बिस्किट है, इसमें ये है वो है, जो भी चीज़ें हैं वो सारा उनको डिस्क्राइब करते हैं, और तब उनसे वो सपोज करो जो शॉपकीपर है उसको लगा कि हाँ अच्छी बिस्किट है और इसका प्राइस भी उनको रीजनेबल लग रहा है, या फिर वो कुछ वो भी करते हैं, बार्गेनिंग होती है ना कि नहीं इतने में नहीं उतने में, तो वो सब कुछ ऊपर से डिसाइड होता है, इनके हाथ में नहीं होता है। तो इस तरह से वो अपना बातचीत करके फिर मान लो किसी ने प्राइस कम करने बोला तो फिर सुधा से बात होगी कि हाँ उतना पे किया जाए नहीं किया जाए, एवरीथिंग इज प्री डिसाइडेड, वो सब अपना उस हिसाब से वो काम करते हैं। तो उनका मेन काम क्या है कि शहर जो है ना उसके डिफरेंट पार्ट्स में वो ट्रैवल करते हैं, और ट्रैवल करके वो डिफरेंट पार्ट्स में जो शॉपकीपर्स हैं उनके पास पहुंचते हैं, और ये जो शॉपकीपर्स होते हैं इनसे वो क्या करते हैं, ऑर्डर लेते हैं कि आपको कितना पैकेट बिस्किट हम सप्लाई करें, ठीक है। सपोज करो जो कार्टन होता है, एक पूरा का पूरा कार्टन होता है, किसी शॉपकीपर ने कहा कि उनको 10 कार्टन चाहिए, ऑर्डर उन्होंने दे दिया 10 कार्टन्स का। अब ये जो सेल्स पर्सन है वो ऊपर सुधा को बताएंगे कि एक पर्टिकुलर जो शॉप है वहाँ पर 10 कार्टन्स चाहिए, ठीक है। इसी तरह से जो है वो
ऑर्डर पहले बताएंगे, फिर क्या होगा, सुधा जो है फिर वो चीज़ें ऊपर जाएंगी कि कितना ऑर्डर मिला हमें, इस पर्टिकुलर सिटी से कितना ऑर्डर मिला। ठीक है, हर सेल्स पर्सन जो है वो उसका रीज़न डिवाइडेड होता है। जो सेल्स पर्सन, ऐसा तो नहीं होगा ना कि एक ही कंपनी के जो सेल्स पर्सन है वो एक ही शॉपकीपर के पास अलग अलग सेल्स पर्सन पहुंच रहे हैं। उसको क्या किया जाता है ना, पहले पूरे के पूरे शहर को कुछ पार्ट्स में बांट दिया जाता है। जैसे कि यहाँ पर सुधा ने क्या किया है कि पूरी सिटी को 6 रीजन में बांट दिया है। ठीक है, और ये जो 6 रीजन्स हैं उसको अलग अलग सेल्स पर्सन को बांट दिया गया। जैसे 50 सेल्स पर्सन है और 6 रीजन्स हैं। ठीक है, शहर में तो 6 रीजन में ये 50 सेल्स पर्सन को बांट दिया गया। जैसे कि कहीं 8 कहीं 9 ऐसे करके, अगर हम 8 6 48 होता है तो 50 सेल्स पर्सन है। तो इस तरह से एक रीजन में कुछ 8 को, किसमें 9 को, किसी में 8 को, किसी में 9 को, ऐसे करके वो डिवाइड कर दिया गया। ठीक है, समझ में आ रही है। जैसे कि अगर 50 सेल्स पर्सन है ना और 6 रीजन में बांटा जा रहा है, तो इसमें क्या हम देखेंगे कि कैसे होगा। सपोज ये हमारी सिटी है। ठीक है, अब इस सिटी को सुधा ने क्या किया है, अपने हिसाब से उन्होंने 6 पार्ट्स में बांट दिया है और उसके पास सेल्स पर्सन कितने हैं, 15। तो अब एक पार्ट में सपोज करो 9 चले जाएंगे, एक पार्ट में 8 चले जाएंगे, एक पार्ट में फिर 9 चले जाएंगे, एक पार्ट में फिर 8। ठीक है, इस तरह से जो 50 सेल्स पर्सन है उनको इसमें हर पार्ट में डिवाइड कर दिया जाएगा। मतलब ये 9 का नाम दे दिया गया, लिस्ट 9 सेल्स पर्सन की लिस्ट दे दी गई, उनको ये रीजन दे दिया गया कि आपका है। 8 जो है उनको ये पार्ट दे दिया गया, बाकी इसको इधर ऐसे करके सबको उनका उनका पार्ट बता दिया गया। ये सुधा का काम है। ठीक है, अब ये जो 9 लोग हैं इस पर्टिकुलर रीजन में, अब ये डिसाइड करेंगे कि कौन से शॉप में कौन जाएगा। ठीक है, उसमें भी वो लोग आपस में क्या करेंगे, इसको 9 पार्ट्स में डिवाइड कर लेंगे, इस पोर्शन को, है ना। दिस पोर्शन विल बी डिवाइडेड इनटू 9 पार्ट्स। फिर उसमें ये जो 9 जो सेल्स पर्सन है वो एक एक पार्ट में अपना अपना जाके शॉपकीपर से ऑर्डर लेंगे। ठीक है, तो ऑर्डर लेना तो ठीक है, ऑर्डर ले लिया। अब सपोज ऑर्डर हमने पहले से लिया हुआ था, अब उसको सप्लाई हो गया, जो ऑर्डर के अकॉर्डिंगली सामान जो है उसको सप्लाई हो गया। अब सप्लाई होने के बाद क्या चाहिए, उससे वो पेमेंट लेना होगा, है ना। जो सामान आपको मिला हमारी कंपनी की तरफ से, उसके पैसे दीजिए, क्योंकि जो सप्लाई करने आया था वो सिर्फ सप्लाई करता है। पेमेंट लेना किसका काम होता है, पेमेंट लेना इन्हीं सेल्स पर्सन का काम होता है। ठीक है, ये ऑर्डर लेते हैं और पेमेंट लेते हैं। ऑर्डर कितना आपको चाहिए, फिर वो ऊपर तक खबर वो चली जाती है कि यहाँ इस पूरे रीजन से कितना चाहिए, इस पूरे रीजन, हर रीजन का। ठीक है, इसके लिए सुधा क्या करती है, वो वंस इन अ वीक मीटिंग कंडक्ट करती है और उस मीटिंग में फिर वो डिस्कस करती है कि कौन से, कहाँ से कितनी डिमांड आ रही है, क्या ऑर्डर आया है। तो वंस इन अ वीक वो सारे सेल्स पर्सन, जो 6 रीजन में सेल्स पर्सन है, उनकी मीटिंग लेती है और अलग अलग, हर रीजन का अलग अलग, जैसे 6 में इसलिए बांटा है क्योंकि हर दिन एक एक रीजन से वो मीट कर सके। एक दिन इससे मिला, दूसरे दिन तीसरे दिन, ऐसे करके हर दिन वो एक रीजन के जो वो हैं सेल्स पर्सन हैं उनसे वो मीटिंग करती है और इस मीटिंग में वो देखती है कि कितना ऑर्डर आ रहा है। उसका मेन एम क्या है कि ज़्यादा से ज़्यादा ऑर्डर आए और पेमेंट भी टाइम से होना चाहिए। ये भी ज़रूरी है कि जो पेमेंट उनका ड्यू है वो पेमेंट उनको टाइम से मिल जाना चाहिए। ठीक है, तो वो प्रोग्रेस रिपोर्ट देखती है और उसमें जो सेल्स पर्सन हैं उनको अगर किसी तरह का प्रॉब्लम वो फेस कर रहे हैं अपने काम में, अपने रीजन में, तो वो प्रॉब्लम्स भी उनको बताते हैं सुधा को कि हम इस कारण से हमारा काम नहीं हो पा रहा है। तो फिर प्रॉब्लम को सॉल्व करने की भी जो एफर्ट्स हैं वो की जाती है। और उसके बाद सुधा ये भी प्लानिंग करती है कि कैसे बढ़ाया जाए, सेल को कैसे बढ़ाया जाए, है ना। तो इस तरह से वो पूरी सिटी के सेल्स को मैनेज करती है, मार्केटिंग को मैनेज करती है और इस कारण उसका बहुत हेक्टिक काम होता है। कई बार उसको आने में लेट भी हो जाती है और उसको बहुत सारी जगहों पे ट्रैवल भी करना पड़ता है।
ठीक है, तो उसका काम ऐसा है। अब ये जो सारे काम सुधा का हमने देखा, फॉर ऑल दीज फंक्शंस जो भी वो काम कर रही है एज अ मार्केटिंग मैनेजर, सी गेट्स अ रेगुलर सैलरी एट एवरी मंथ, है ना, हर महीने उसको उसके लिए एक रेगुलर सैलरी मिलती है। क्यों रेगुलर सैलरी मिलती है? क्योंकि सी इज अ परमानेंट वर्कर। परमानेंट वर्कर, इसका क्या मतलब हुआ कि वो जिस कंपनी में वो काम कर रही है वहाँ पर वो परमानेंटली है। ये नहीं कि वो निर्मला की तरह उसको कैजुअली कुछ मंथ के लिए काम मिला है, फिर जब काम ऑर्डर कम हो जाएगा या काम कम हो जाएगा तो उसको काम से हटा दिया जाएगा। नो, इट्स नॉट लाइक दैट। सी इज अ परमानेंट वर्कर ऑफ द कंपनी एंड दैट इज वाई सी इज गेटिंग रेगुलर सैलरी। हर मंथ में उसको रेगुलर सैलरी मिलेगी और वो यही है कि वो इस जॉब में बहुत लंबे समय तक रहेगी। मतलब अगर कुछ ऐसा नहीं है कि एक बार जॉब में आ गई तो उसको हटाया नहीं जा सकता है। अगर कुछ उसने गलती किया, कुछ मिस्टेक हुआ तो हो सकता है बहुत सारी प्रॉब्लम्स उसको आ सकती है जॉब में, जॉब उसकी जा भी सकती है। बट इन नॉर्मल सर्कमस्टांसेस अगर वो एक बार इस तरह के जॉब में आ जाती है तो वो उसी जॉब में रहती है। हाँ, वो अपनी मर्जी से उस जॉब को छोड़ के फिर कोई, मान लो उसे कुछ और भी अच्छा जॉब मिल रहा है जहाँ पर ज़्यादा सैलरी मिल रही है तो फिर वो वहाँ पर जा सकती है। ठीक है, तो ये ऐसा वर्क है। इसको एक बार इनको जॉब हो गई तो फिर वो ऑलमोस्ट परमानेंट होती है, इसलिए हम इसको परमानेंट कहते हैं, है ना। और इसके अलावा हम ये देखते हैं कि उसको बिकॉज सी इज अ परमानेंट वर्कर, सी गेट्स लॉट्स ऑफ बेनिफिट्स। क्या क्या बेनिफिट्स उसको मिलता है परमानेंट वर्कर होने के कारण? सबसे बड़ी चीज़ जो बहुत ही इम्पॉर्टेंट है वो है सेविंग्स फॉर ओल्ड एज। ओल्ड एज के लिए उसको कंपनी से कुछ पैसे मिलते हैं आफ्टर रिटायरमेंट, ठीक है, जिसको हम क्या कहते हैं, जिसको हम पेंशन कहते हैं। तो इस तरह के जब जॉब में हम होते हैं तो हमें उसकी भी फैसिलिटी जो है वो मिलती है। उसमें क्या होता है कि जो कैसे मिलती है ये पेंशन, इसमें कैसे होता है ना कि जो हमारी सैलरी होती है उसका ही जो एक पार्ट है ना उसको रोक लेती है कंपनी, ठीक है, और उसको एक फंड में डाल दिया जाता है। मोस्टली जो भी सैलरी का एक पार्ट को कंपनी रोक करके उसको डाल देगी एक फंड में, ठीक है। अब वो फंड में जो पैसा हमारा जाता जा रहा है, हर मंथ जा रहा है, उस पर क्या होगा, हमको इंटरेस्ट मिलता है। इंटरेस्ट क्या होता है? आई टोल्ड यू अर्लियर ऑल्सो, इंटरेस्ट होता है किसी भी पैसे, किसी से जब हम पैसे लेते हैं तो क्या होता है कि उसको हम उतना ही पैसे वापस नहीं करते। सपोज किसी से जब हम लोन लेते हैं, उधार जिसको हम कहते हैं, तो जब हम किसी से लोन लेते हैं तो उतना ही पैसा हम उससे को वापस नहीं करते, बल्कि उससे को कुछ ज़्यादा पैसा वापस करते हैं, है ना। हम लोग इन चीज़ों को जब पीछे के चैप्टर्स कर रहे थे तो मैंने बताया था। तो इंटरेस्ट जो है, यू मस्ट अंडरस्टैंड, ये चीज़ें समझना बहुत इम्पॉर्टेंट है ना। अभी मैथ्स में भी आप लोग के इंटरेस्ट, इट मे नॉट बी दिस ईयर, हो सकता है इस साल आपको नहीं पढ़ना हो इंटरेस्ट, बट नेक्स्ट ईयर आपका होगा, है ना। तो इंटरेस्ट क्या होता है? इंटरेस्ट में उनको क्या देना होता है कि जितना पैसा उन्होंने लिया, सपोज किसी ने हमसे 100 रुपये लिया, ठीक है, इस ईयर के स्टार्टिंग में 100 रुपीज़ लिया, और अब वो एक साल के लिए उस पैसे को यूज़ करेगा। फिर नेक्स्ट ईयर 2021 जब स्टार्ट होगी तो वो मेरे पैसे वापस करेगा। तो उसने मेरे पैसे को एक साल यूज़ किया, तो एक साल जो मेरे पैसे को यूज़ करेगा, उसको जो फ़ायदा हुआ मेरे पैसे यूज़ करने से, उसके कारण क्या होता है ना कि उसको वो 100 रुपीज़ ही मुझे नहीं वापस करेगा। मान लो जनवरी 2020 में उसने मुझसे 100 रुपये लिया था किसी ने, अब वो जनवरी 2021 में मुझे 100 रुपये वापस नहीं करेगा, बल्कि उसको कुछ इंटरेस्ट देना होगा, ठीक है, कुछ उसको उस पैसे में जोड़ के कुछ पैसा देना होगा, उसका रेट होता है, ठीक है। सपोज करो कि हमने जो इंटरेस्ट लगाया वो 2% का इंटरेस्ट लगाया, तो 2% मतलब क्या हुआ कि 100 रुपये पर 2% का इंटरेस्ट लगेगा एक साल में। तो 100 रुपये जो है इस पर हमने 2% का इंटरेस्ट लगाया फॉर 1 ईयर, तो ये क्या हो गया, 2 रुपये।
तो कितने रुपए का इंटरेस्ट आया? 2 रुपए का इंटरेस्ट आया। तो जब जनवरी 2021 में जिसने हमसे उधार लिया था 100 रुपीज़, वो कितना हमको वापस करेगा? वो हमें वापस करेगा 100 प्लस 2, 102 रुपीज़। आई बात समझ में? ये होता है इंटरेस्ट। इसी को हम इंटरेस्ट कहते हैं कि लिया तो हमने 100 रुपए लेकिन वापस किया 102 रुपए। ये 2 रुपए जो है दैट इज इंटरेस्ट। ठीक है। तो इसी तरह से जो जॉब में होते हैं, रेगुलर जॉब में होते हैं, उनकी सैलरी का एक पार्ट जो है वो गवर्नमेंट रोक लेती है, कंपनी रोक लेती है और उसको एक फंड में जमा कर देती है और उस पर हमको इंटरेस्ट मिलता है, क्योंकि हम वो पैसे अपने यूज़ नहीं कर रहे हैं, बल्कि उसको हमने गवर्नमेंट के साथ, कंपनी के साथ उसको हमने डाल दिया है, कंपनी के फंड में डाल दिया है। तो उस पैसे के जो हमारा फंड में जाता जा रहा है पैसा, उस पर हमको इंटरेस्ट मिलता है। ठीक है। तो और जब हम रिटायर होंगे तो क्या होगा कि वही पैसा जो है वो हमें वापस मिलेगा, क्योंकि उस पर इंटरेस्ट आता गया तो वो बहुत ज़्यादा पैसा हो जाता है और फिर वो पैसा हमें वही इंटरेस्ट के साथ पूरा का पूरा पैसा वापस मिलता है। तो ये क्या होता है? इसको हम कहते हैं रिटायरमेंट बेनिफिट्स। जब हम रिटायर होते हैं तो ये बेनिफिट्स जो हैं वो हमें मिलते हैं और ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ओल्ड एज में हम काम तो नहीं कर पाएंगे, हम फिजिकली वीक हो जाएंगे, मेंटली भी प्रॉब्लम्स, मतलब उतना मेंटली स्ट्रांग भी नहीं रह जाता है इंसान ओल्ड एज में, और उसको काम वो नहीं कर पाएगा। तो अगर वो काम नहीं करेगा तो फिर उसकी लाइफ के नीड्स तो वैसे ही रहेंगे, नीड्स कैसे पूरे होंगे? तो यही जो बेनिफिट्स मिलते हैं रिटायरमेंट पे, वो एक बहुत बड़ा सपोर्ट होता है। लेकिन उनका क्या? जैसे हमने निर्मला मौसी को डिस्कस किया, जैसे हमने स्ट्रीट वेंडर्स को, हॉकर्स को डिस्कस किया, उनको तो कुछ भी नहीं बेनिफिट मिल रहा है ना? तो ये बहुत बड़ा डिफरेंस बना देता है और इसी में और भी कुछ डिफरेंसेस हैं, हम लोग उसको अगले क्लास में डिस्कस करेंगे।